आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 18 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये हमारे क्लास 8 का साइंस के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल सा है, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में ना हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल एयर और वाटर को लेकर, और इसमें ये भी जानेंगे कि एयर और वाटर किस तरीके से पोल्यूट हो रहा है, यानी कि कैसे ये गंदा होता जा रहा है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के बारे में आपका ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर का मतलब थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए कि चैप्टर होने किसके बारे में है, होने वाला है केवल और केवल चैप्टर के अंदर हम लोग एयर और वाटर के पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर यदि एयर और वाटर हमारा गंदा हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। और ये भी देखेंगे कि यदि पानी और हवा यदि गंदा हो रहा है तो इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, हमारा जिम्मेदारी इसमें क्या बनता है, यही सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में वाटर पोल्यूशन हमारा आएगा, लेकिन टोटल पहले बात हम लोग कर लेते हैं एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन होता है क्या, इसके बारे में अच्छा सा डेफिनेशन यहाँ पे है। बेसिकली व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड का मतलब होता है डैमेज होना, बर्बाद होना, क्षति पहुँचाना। तो व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have a harmful effect on both the living and the non living is called air pollution। तो एयर पोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम लोग हवा में कोई बेकार सा चीज़ हवा में ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, वो हमारे हवा को पूरी तरीके से गंदा कर देता है। और जब ये हवा हमारा गंदा हो जाता है तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे ऊपर भी देखने को मिलता है और प्लांट के ऊपर भी देखने को मिलता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि हवा में कुछ ऐसा मिला देना या फिर हवा में कुछ ऐसा छोड़ देना, जैसे जहरीला गैस हो गया, फैक्ट्री का धुआं हो गया, गाड़ी का धुआं हो गया, या फिर प्लास्टिक को जला देना, कुछ ऐसा कुछ कर देना, मतलब हवा में कुछ ऐसा मिला देना जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये चीज़ हमारे लिए ही केवल नहीं बल्कि हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बेसिकली एयर पोल्यूशन। सिंपल एयर पोल्यूशन का सिंपल सा मतलब हो गया, एक बार और समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है। एयर पोल्यूशन का मतलब जिस तरीके से आप हवा को गंदा कर रहे हैं वही हमारा सिंपल सा एयर पोल्यूशन। और हवा को गंदा आप बेसिकली कैसे कर सकते हैं, धुआं क्रिएट करके, चाहे वो धुआं आप जला के कोई चीज़ कर दो, या फिर आप गाड़ी से धुआं निकालो, या फिर आप अपने फैक्ट्री से धुआं निकालो, है ना। यही सब चीज़ से हमारा हवा गंदा हो रहा है और यही हमारा कहलाता है एयर पोल्यूशन। सिंपल। आगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये जो हमारा हवा है ना, जो एयर है, इसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और भी अलग अलग प्रकार के गैस इसमें मिले हुए हैं। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। लेकिन इस हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा यदि किसी गैस का है तो सबसे पहले नंबर पे है नाइट्रोजन जो कि 78% है, और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर में है ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत हमारा गैस बचता है वो बहुत ही छोटे लेवल पे हाइड्रोजन हो गया, है ना, या फिर छोटे मोटे और भी अलग अलग प्रकार के गैस है, ओजोन हो गया, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब हमारे गैस जो है बहुत ही छोटे लेवल में है। लेकिन हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन है, वहीं 28% केवल और केवल ऑक्सीजन है, बस। और इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, आर्गन भी है, ओजोन भी है, ये सब क्या गैस है। लेकिन इन सब गैस का इतना मात्रा कम है कि हम लोग इसको जल्दी नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये सब हमारा बेसिकली था इस वाले पहले टॉपिक में। तो पहले टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है बेसिकली एयर पोल्यूशन, इसमें आपने समझा कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। जब हम लोग हवा में कुछ अनवांटेड सब्सटेंस मिला देते हैं तो ये हमारा कहला जाता है एयर पोल्यूशन। सिंपल सा, ये बहुत सारे गैसेस से मिलके बने होते हैं हमारे एयर। बात करें जैसे थोड़ा सा मात्रा के रूप में तो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, मीथेन भी है, ये सब भी है, लेकिन ये सब का मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कैसे हमारा ये जो हवा है ये गंदा हो रहा है, कैसे पोल्यूट हो रहा है। चलिए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं।
पहले समझिए कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है वो चीज़ या फिर वो सब्सटेंस जो हमारे हवा को गंदा कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने अपने घर के आगे प्लास्टिक को जलाया, तो प्लास्टिक जब जलाते हैं हम लोग तो बड़ा गंदा धुआं वो क्रिएट करता है, और वो धुआं गंदा जो निकला वो क्या करेगा, हमारे पूरे हवा को क्षति पहुंचाएगा। तो वो जो हमने धुआं क्रिएट किया प्लास्टिक को जला के, वही हमारा कहला जाएगा एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब सिंपल सा मतलब हो गया कि एयर पोल्यूटेंट का मतलब वो चीज़ या फिर वो सब्सटेंस जो कि हमारे हवा को गंदा कर रहा है, वो हमारा कहलाएगा एयर पोल्यूटेंट्स। अच्छा, जैसे क्या हमारे हवा को व्हीकल्स नहीं गंदा करते हैं क्या, उसका जो धुआं निकलता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एयर पोल्यूटेंट्स कहलाएगा। सिंपल। आगे, द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड काउ डंग केक एटसेट्रा। यानी कि ये जो एयर पोल्यूटेंट है वो कहाँ कहाँ से निकलता है ज़्यादातर। पहला तो फैक्ट्री से निकलता है, क्योंकि फैक्ट्री में धुआं बहुत क्रिएट होता है। उसके बाद फिर पावर प्लांट से निकलता है। पावर प्लांट का मतलब हो गया जहाँ पे बिजली बनता है, और आज भी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे बिजली जो वो कोयला से बन रहा है। और जब इतने बड़े इंडिया में आपको पूरा बिजली पहुँचाना है और बिजली आप बना रहे हैं कोयले से, हालांकि पानी से भी बिजली बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोयले से भी बन रहा है। तो आप खुद इमेजिन करो कि जब इतने बड़े इंडिया को आप बिजली सप्लाई कर रहे हो वो भी कोयले से, तो वो सोचिए आप कोयला कितना बड़े लेवल पे जलाया जाता होगा और कितना भयंकर इसका धुआं क्रिएट होता होगा, है ना। तो ये भी हमारा एक एयर पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब हो गया वही जो गाड़ी से धुआं निकलता है बेसिकली। और ऐसे भी आज हालांकि इसके ऊपर गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट ये साफ साफ बोल रही है कि जो गाड़ी 10 साल पुराना है वो रोड पे नहीं निकलेगा, क्योंकि 10 साल पुराना जो गाड़ी में बहुत ही धुआं क्रिएट करता है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ फायरवुड, यानी कि लकड़ी को जलाना, ये भी एक एयर पोल्यूटेंट्स का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और काउ डंग के, यानी कि जो गाय के गोबर से बेसिकली जो गोईठा बनता है, और गांव के लोग इसको खाने पीने के लिए मतलब जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे भी धुआं बहुत निकलता है। तो ये सब बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल है जो कि हमारे हवा को बड़े लेवल पे गंदा करता है, ठीक ना। आगे, मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। देखो, हवा मतलब जो एयर में पोल्यूशन इतना फैल रहा है, इसका सबसे जल्दी और सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे दिखता है। यानी कि जहाँ से हम लोग जिस सिस्टम से सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इस पे इसका असर बहुत गंदा वाला दिखता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि अधिकतर आदमी को जो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है वो इसी की वजह से होता है। कई बार तो दिल्ली, यानी कि भारत की जो राजधानी है, जो कैपिटल है दिल्ली, कई बार दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि आप एक बार मुंह खोल के यदि सांस ले लिया ना तो पक्का आपको खांसी उठ जाएगा, पक्का खांसी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है दिल्ली में, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है ना, इसीलिए। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को समस्या होता है एयर पोल्यूशन से, वो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कई बार तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जाम हो जाता है, चौक मतलब जाम हो जाता है। तो कई बार इसका समस्या का हमको झेलना पड़ता है बेसिकली, है ना। आगे, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। सबसे ज़्यादा यदि कोई मतलब धुआं प्रोड्यूस करता है, एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली कोई फैलाता है, तो हमारा गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी लगभग हर गली मोहल्ले में आपको दिख जाता है। हाँ, बिल्कुल, मतलब हर गली मोहल्ले में तो गाड़ी दिख ही जाता है। साथ ही साथ हर घर में आपको कोई ना कोई एक गाड़ी जरूर दिख जाएगा, या तो बाइक, या तो 4 व्हीलर, मतलब या तो 2 व्हीलर, या तो 3 व्हीलर, या फिर कोई भी, या फिर 4 व्हीलर, कुछ भी ना कहीं वो गाड़ी दिख ही जाता है लगभग हर घर में। तो ये जो बेसिकली गाड़ी होते हैं ना, जो व्हीकल हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल पे हमारे हवा को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, और ये सब का सब गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। अच्छा, इसका ना एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब अच्छी तरीके से पेट्रोल जल नहीं पाता, या फिर डीजल अच्छी तरीके से जब जल नहीं पाता है, तो जाके ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, देखना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होता है। यदि इसके चपेट में आप मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी रह गए ना, तो आपका जान चला जाएगा। ये बहुत खतरनाक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, मतलब ये बहुत ही खतरनाक गैस है। इतना खतरनाक गैस है कि मुश्किल से मुश्किल यदि आप इसके कांटेक्ट में 10 मिनट रह गए ना, आपका जान चल जाएगा। आप इसको ऐसे इमेजिन करो ना
जैसे रोड के बगल से हम लोग गुजर रहे होते हैं और बगल में कहीं पे प्लास्टिक जल रहा होता है, तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी आप वहाँ पे रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आपको एकदम घुटन होने लगता है। तो सोचो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के बगल में कैसे रह सकते हैं फिर। बहुत खतरनाक है ये सब चीज़। आगे, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है ना, हमारे ब्लड जैसे हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ब्लड के साथ और पूरा ब्लड हमारे बॉडी तक फैला हुआ है, वहाँ तक मतलब हर सेल तक हमारा ऑक्सीजन कैरी कर दिया जाता है ब्लड के द्वारा। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर जाता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड को पूरी तरीके से ये रोक देता है करने के लिए काम। मतलब कि जैसे इसको आप ऐसे समझिए, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करता है, ब्लड करता है, लेकिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में जाता है वो हमारे ब्लड को रोक देता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने से। तो आप खुद सोचिए, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं होगा, उसको रोक दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमारा जान भी चला जाता है कई बार। आगे, मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। बहुत सारे इंडस्ट्री भी हैं जिसके वजह से हमारा एयर का पोल्यूशन जो वो मतलब एयर पोल्यूशन बेसिकली हो रहा है। आज भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं जहाँ पे धुआं बड़े लेवल पे क्रिएट किया जा रहा है ना। आगे उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पेट्रोलियम रिफाइनरीज का। पेट्रोलियम रिफाइनरीज का मतलब सिंपल सा है, वो जगह जहाँ पे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, उन जगह को हम लोग कह देते हैं बेसिकली पेट्रोलियम रिफाइनरीज। और वहाँ पे सबसे बड़े लेवल में ना दो प्रकार का गैस प्रोड्यूस होता है, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये दोनों हमारे बॉडी के लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, मतलब जहाँ पे पेट्रोलियम मतलब जहाँ पे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, वहाँ पे ये सब गैस निकलना आम बात है और ये सब हमारे बॉडी के लिए बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इन पावर प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड एक और जगह से प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से, पावर प्लांट में जो हम लोग फ्यूल जलाते हैं ना, यानी कि पावर प्लांट में जब हम लोग कोयला जलाते हैं, उस कोयले से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं बेसिकली क्या है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। और ये भी हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, कोयला आप जलाते हैं, कोयले के धुआं के कांटेक्ट में क्या आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट भी रह पाएंगे, लगातार हम बोल रहे हैं, लगातार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट रहने का मतलब है कि 10 से 15 मिनट आपको अपना सांस रोकना पड़ेगा, क्योंकि कोयले का धुआं भी इतना खतरनाक होता है कि आप उसको सांस नहीं ले सकते मतलब। और क्या हम 10 से 15 मिनट सांस रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते भाई। हम लोग वो मूवी में दिखाया जाता है, वो अलग चीज़ है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कोयला जलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। उसके बाद इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। सोचो कई बार तो मतलब जब हम लोग लंबे समय तक जहरीला सांस लेते रहते हैं, मतलब जहरीला गैस हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते रहते हैं, इसका सबसे बड़ा असर दिखता है तब जब हमारा लंग ही पता चलता है कि डैमेज हो चुका है। मतलब कि हालांकि इसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको इसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, कुछ साल के बाद 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद ये पता चलेगा कि आपका लंग ही अंदर में पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है ना कि जहाँ पे धुआं हो वहाँ पे मत जाओ, और जानबूझ के भी धुआं क्रिएट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका समस्या केवल आपको नहीं बल्कि बाकी को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक ना। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन से जो सबसे गंभीर समस्या होता है वो होता है बेसिकली सांस लेने में, और सांस लेने में मदद करता है हमारा लंग। तो बताओ सबसे पहले डैमेज क्या होगा, लंग ही होगा, और लंग यदि हमारा एक बार डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्बाद, और वो बर्बाद हो गया तो समझ जाओ आपका मृत्यु तय है, बिल्कुल तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट और लिखा हुआ है। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFC कहते हैं, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेज। चलिए इसका ना आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसको थोड़ा इसका एग्जांपल आपको देते हैं, और इसमें यह बताते हैं कि आखिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यदि आप देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। चलिए इसका ना एग्जांपल हम आपको बताते हैं। कभी भी आप फ्रिज को खोलेंगे ना, मतलब कि 3-4 घंटा आपका फ्रिज बंद था, लाइट ऑन था, मतलब फ्रिज में लाइन जा रहा है, लेकिन आपने 3-4 घंटे से फ्रिज का गेट आपने नहीं खोला है। जब 3-4 घंटे के बाद आप फ्रिज का गेट अचानक खोलेंगे ना,
तो आप गौर करेंगे कि कुछ धुआं बाहर निकलता है और वो धुआं बड़ा ठंडा रहता है। वो जो धुआं बाहर निकल रहा है ना, वही हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हम लोगों को ठंडकपन बड़ा महसूस होता है, ठंडा लगता है। वो हमारे पानी को, साग सब्जी जो भी फ्रिज के अंदर रखते हैं, वो ठंडा रखने में मदद करता है। लेकिन वो बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर में। और ओजोन लेयर यदि ब्रेक होगा तो ऑब्वियस ये बात है, सनलाइट आपके बॉडी के ऊपर डायरेक्टली आएगा और आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। तो जो आप फ्रिज से बेसिकली धुआं निकलता है वाइट कलर का और बड़ा ठंडा लगता है उससे, वो आपका वो नॉर्मल गैस नहीं है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका इफेक्ट हम लोगों के बॉडी पे अभी नहीं, लेकिन 10 साल 20 साल के बाद देखने को मिलेगा। बहुत ही खतरनाक असर होता है इसका। उसी प्रकार से एयर कंडीशनर, मतलब फ्री, वो एसी का बात कर रहे हैं। एसी में भी आप बैठते हैं तो बड़ा अच्छा एकदम ठंडा हवा देता है। ठंडा हवा तो आपको लगता है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ज़्यादातर एसी इस्तेमाल करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? आपने कभी गौर किया इस बात को? बिल्कुल ये सही है। मतलब ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ज़्यादातर एसी इस्तेमाल करते हैं, घर में भी एसी, स्कूल में भी एसी, बस से जा रहे हैं बस में भी एसी, मॉल जा रहे हैं मॉल में भी एसी, मतलब जिसको एसी का आदत हो गया, इसका मतलब वो दिन भर किसके चपेट में रह रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चपेट में रह रहा है। तो इसका रिजल्ट आपको एक दिन, एक महीने, एक साल, 2 साल में नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल में आपको दिखेगा इसका असर, और आप बड़ा ही भयंकर बीमार पड़ते हैं। भयंकर बीमार किस रूप में पड़ेंगे? क्योंकि ये कार्बन है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपके बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहा है। और पता चलता है कि अचानक आप बेड पे लेटे हुए हैं और बेड पे लेटे लेटे आप कहाँ पहुँच गए? हॉस्पिटल। ऐसा होता है, कई बार होता है। मतलब ज़्यादातर जो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं अपने सुविधा के लिए, कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट टर्म में तो सुविधा दिख रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बॉडी अंदर से ही पूरा कमज़ोर हो रहा होता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादातर जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, जल्दी सर्दी खांसी बुखार आम बात है उनके लिए। तो एसी का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, लेकिन लिमिटेड वे में। ऐसा नहीं कि दिन भर एसी में घुसे हुए हैं, ये गलत चीज़ है। उसके बाद है एरोसोल स्प्रे। अच्छा, एरोसोल स्प्रे का ना अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आपने शायद इसको कभी देखा भी होगा, मतलब देखे होंगे, ऑब्वियस ही बात है। कभी आपने देखा है बर्थडे में ना एक स्प्रे उड़ाया जाता है वाइट कलर का, और आपने कभी गौर किया उस स्प्रे को यदि आप नहीं पूछेंगे ना तो 10-15 मिनट के बाद, 10-15 मिनट तो बहुत हो गया, 5-6 मिनट के बाद वो अपने आप गायब हो जाता है। वो भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो बताओ, वो जो गैस था बेसिकली, वो गैस क्या हो गया? उड़ गया। क्या आपको 5 मिनट के बाद भी वो दिखता है क्या? नहीं दिखता। मतलब वो कार्बन था, वो हवा में मिल गया, और हवा में मिल गया मतलब उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही होने वाला है। तो ये सब का सब एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आगे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वही बात है हमने अभी आपको जो कहा कि ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, डैमेज कर रहा है। और ओजोन लेयर बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि आसमान में बहुत ऊपर, मतलब पृथ्वी के आसपास हमारा, मतलब बहुत ऊपर एक लेयर है, बेसिकली एक परत है। उस परत को हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। और वो ओजोन लेयर क्या करता है? सनलाइट के हार्मफुल, मतलब सनलाइट जो हमारे पृथ्वी पे आता है उसमें जो भी हार्मफुल रे होते हैं उसको बाउंस बैक कर देता है उधर ही, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसको केवल नीचे आने देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करने की वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। छेद होने की वजह से डायरेक्टली सनलाइट हमारे बॉडी पे ही पड़ रहा है, यानी कि हानिकारक वाला भी और फ़ायदेमंद वाला भी। तो जो फ़ायदेमंद वाला होता है आपको फ़ायदा पहुंचा देगा, लेकिन जो हानि है वो तो हानि भी पहुंचाएगा ना। इसीलिए आज के समय में लोगों को ज़्यादातर जो समस्या हो रहा है वो स्किन का समस्या हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम, और स्किन कैंसर भी इसमें से एक समस्या है। स्किन कैंसर में क्या होता है? पूरा का पूरा आपका वहाँ का एकदम पूरा जो मसल है वो पूरा एकदम, वो क्या कहते हैं उसको, वाइट कर देगा और उसको जला देता है पूरी तरीके से। वहाँ पे आपको एक भी हेयर देखने को नहीं मिलेगा, बाल। यही हमारा कहलाता है स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार यदि हो गया ना तो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या फिर गाड़ी हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, धुआं कम से कम क्रिएट करना चाहिए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। इससे सबका फायदा है। उसके बाद द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो ये जो ओजोन लेयर हमारे आसमान में है, एटमॉस्फेयर में है, ये करता क्या है? ये अल्ट्रावायलेट रे, ये अल्ट्रावायलेट रे फिर क्या है? वही हार्मफुल रे जो कि सनलाइट से आ रहा है उसको बाउंस बैक कर देता है, दोबारा उधर ही भेज देता है, हमारे पास आने नहीं देता है। लेकिन मान लीजिए कि गलती से यदि अल्ट्रावायलेट रे आपके बॉडी पे पड़ गया तो कन्फर्म है कि आपको स्किन कैंसर होना ही होना है। और यही चीज़ आज ज़्यादातर लोगों को हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, सिंपल सी बात है। और सनलाइट डायरेक्टली हमारे बॉडी पे आ रहा है, गिर रहा है, और हमारे बॉडी पे जब डायरेक्टली सनलाइट पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमको लंबे समय में क्या होने वाला है? स्किन का कैंसर होने वाला है, सिंपल सा बात है। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अगला हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी, वो भी किसके बारे में? ताजमहल के बारे में। और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर हम लोग हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं जो ताजमहल के बारे में यहाँ दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे ताजमहल को दिया गया है बेसिकली पॉल्यूशन को समझने के लिए। एक एग्जाम्पल अभी हम आपको देंगे, लेकिन जब ताजमहल बताएंगे ना तब। लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे ताजमहल के बारे में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। और ताजमहल के बारे में बेसिकली हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का मतलब हो गया ताजमहल के बारे में थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे जानकारी कि आखिर ताजमहल का क्या मामला है भाई पॉल्यूशन को लेकर। आखिर पॉल्यूशन का क्या प्रभाव ताजमहल के ऊपर पड़ रहा है, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। 2 डिकेड्स का मतलब होता है 20 साल। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 डिकेड मतलब 10 साल, और 2 डिकेड मतलब 20 साल, 3 डिकेड मतलब 30 साल, 4 डिकेड का मतलब 40 साल। इस तरीके से हमारा ये चलता रहता है। ठीक है ना। तो पिछले 2 डिकेड में, यानी कि पिछले 20 साल में ऐसा देखा गया है कि इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। यानी कि ताजमहल को केवल हम भारत के लोग देखने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि विदेश के भी लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। यानी कि जो ताजमहल है ना, ये एक तरीके से टूरिस्ट के मतलब टूरिस्ट का ये अट्रैक्शन वाला प्लेस है। मतलब कि कोई भी इंडिया आए बाहर का लोग और ताजमहल को ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी हमारा आगरा जाना जाता है, जहाँ पे ताजमहल है। लेकिन पिछले 20 साल में ना ताजमहल एक बड़ा ही गंभीर का समस्या बना हुआ है। मतलब गंभीर का समस्या इसमें इसलिए बना हुआ है क्योंकि ताजमहल में बेसिकली प्रभाव दिख रहा है पॉल्यूशन का। इसके बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ताजमहल इतना खूबसूरत सा है, जिसको हम लोग देखने मतलब सपना होता था बचपन में हम लोगों का कि ताजमहल देखने के लिए कब जाएंगे, वो ताजमहल आज बेसिकली डैमेज होने के कगार पे है। इसके पीछे का फिर क्या कारण है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble। ताजमहल कैसा है? वाइट कलर का है। और वाइट कलर है ना, मतलब ताजमहल चूंकि हमारा जो उसमें मार्बल इस्तेमाल हुआ है वो वाइट कलर का है। और ताजमहल के आजू बाजू एरिया में, अगल बगल वाले एरिया में इतना पोल्यूशन फैलाया जाता था कि वो सारा का सारा पोल्यूशन यानी कि धुआं किस पे जाकर टकराता था? ताजमहल के मार्बल पे टकराता था। और चूंकि ताजमहल का मार्बल पहले से वाइट है, तो वो वाइट जो कलर था बेसिकली ताजमहल का, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे काला हो रहा है। वो उसका जो मतलब उसका जो ब्यूटी है, वाइट कलर जो है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो बेसिकली इसके बारे में जानते हैं पोल्यूशन सब के बारे में, उनका कहना यह था कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ही ताजमहल वाइट के जगह पे काला दिखने लग जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा गंभीर सा समस्या हो गया, इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। देखा जाए क्या कहा गया। सो it is not only living things that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and statues are also get affected by pollutant air। देखो, पोल्यूशन से तो हम ह्यूमन बींग परेशान है ही, प्लांट तो परेशान है ही, पोल्यूशन से नॉन लिविंग थिंग भी परेशान है। जैसे ताजमहल हमारा क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, सिंपल। लेकिन ताजमहल परेशान किस रूप में है? ताजमहल परेशान इस रूप में है कि उसका जो वाइट कलर का जो ब्यूटी है ना, वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल से होगा कि एयर पोल्यूशन से आदमी तो परेशान है ही, आदमी मतलब लिविंग थिंग तो परेशान है ही, लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग भी परेशान है। केवल ताजमहल ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट मतलब जो एकदम जो निशानी के तौर पे, जैसे ताजमहल आपका हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया आपका, उसी प्रकार से कलकत्ता का म्यूजियम हो गया, ये सब बेसिकली हमारा मॉन्यूमेंट कहलाता है। स्टैच्यू हो गया, बहुत सारे तो स्टैच्यू ऐसे होते हैं जिसमें कि जंग लग जाता है पोल्यूशन के वजह से। तो ये सब का सब हमारा पोल्यूशन से बर्बाद हो रहा है। अब जरा थोड़ा सा अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं और समझते हैं कि ताजमहल यदि बर्बाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। देखो, ताजमहल हमारा कहाँ पे? आगरा में है। और आगरा में ना पहले मतलब जहाँ पे ताजमहल है बेसिकली उसके आसपास वाले एरिया में बहुत सारे
इंडस्ट्री है बेसिकली। और वो इंडस्ट्री कौन कौन प्रकार का है? रबर वाला है, और रबर वाला इंडस्ट्री ऑब्वियस सी बात है भाई पोल्यूशन तो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ऑटोमोबाइल मतलब जहाँ पे गाड़ी वाड़ी बनता है, और गाड़ी जहाँ पे बनता है क्या वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। केमिकल का, केमिकल भी वहाँ पे था, फैक्ट्री इंडस्ट्री। और सबसे बड़ा मथुरा का ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे तेल ये सब बनता है, पेट्रोलियम हो गया, मतलब डीजल पेट्रोल केरोसिन ये सब बनता है। मतलब इन सभी चीज़ों का इंडस्ट्री ताजमहल के आसपास वाले एरिया में था। और ये सब क्या करता था? पोल्यूशन बड़े लेवल पे फैलाता था। और ये सब का सब पोल्यूशन जाके ताजमहल के दीवारों से टकराता था, क्योंकि ताजमहल का दीवार बहुत ऊंचा तक है, और सबसे बड़ी बात वाइट है। तो जब ये धुआं, काला काला धुआं जाके ताजमहल के मार्बल से टकराता था, एक दिन में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय तक 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ऐसा देखा गया कि ताजमहल का जो ब्यूटी था, जो वाइट कलर था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लैक होता जा रहा है, या फिर दूसरा रंग वो लेता जा रहा है। ये बड़ा गंभीर का समस्या हो गया भाई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का आंख खुला, और उनको लगा कि ये सब चीज़ को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में लोग जो ताजमहल देखने के लिए आएंगे उसको वो खूबसूरती उसका दिख नहीं पाएगा, इसलिए उसको बचाना चाहिए बेसिकली। तो बचाने के लिए क्या किया गया ताजमहल को, इसके बारे में देखते हैं। और ये सब जो इंडस्ट्री था बेसिकली जो आसपास, ये सब का सब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट करता था। और ये दोनों बड़ा खतरनाक होता है, लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी। These gases react with water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid। अब चूंकि देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। और ये गैस बेसिकली जब हवा में उड़ के बादल से जाके टकराता था तो वहाँ पे क्या करता था? पानी के साथ ये रिएक्ट करता था। कहने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ये गैस जब आसमान में जाके बादल से टकराता था, और बादल बेसिकली है क्या? पानी है। तो जब ये गैस पानी से टकराता था तो यही हमारा कन्वर्ट हो जाता था किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। और ऑब्वियस सी बात है भाई एसिड तो बड़ा खतरनाक होता है, तो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ये एसिड का अलग अलग नाम है। अब बताओ, जो हमारा गैस बादल के साथ जाके टकराया वो क्या बन चुका है? एसिड बन चुका है। अब जब वही पानी बरसात के रूप में ताजमहल के ऊपर गिरेगा, इसका मतलब है कि वो पानी नहीं गिर रहा है, पानी के रूप में एसिड गिर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? देखो, द एसिड्स ड्रॉप डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। तो जो बरसात हुआ वो बेसिकली बरसात केवल कहने के लिए था, एक्चुअली में तो वो एसिड ही गिर रहा है। और अब देखो एसिड किसी भी चीज़ के ऊपर गिरे है तो बड़ा खतरनाक। और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बात हो रहा है नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ये एसिड बड़ा ही खतरनाक होता है। और ये सब एसिड जब बारिश के रूप में ताजमहल के बड़े बड़े मार्बल पे गिरा तो ताजमहल के मार्बल को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया, एकदम डैमेज कर दिया एकदम पूरा। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। तो ये जो एसिड रेन हमारा बेसिकली हुआ, एसिड रेन मतलब जो बरसात हुआ वो बेसिकली एसिड गिर रहा था बेसिकली ऊपर से, है ना। ये हमारे ताजमहल के बड़े बड़े मार्बल को एकदम बेरंग कर दिया, जो वाइट रंग था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, और इसी चीज़ को कहा गया मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ मार्बल कैंसर क्या था, तो सिंपल से बताइएगा कि मार्बल कैंसर वो था, मतलब ऐसे बताना सिंपल सा कि ताजमहल के आसपास वाले एरिया में ना अलग अलग प्रकार का इंडस्ट्री था, और वो इंडस्ट्री गैस बड़ा प्रोड्यूस करता था, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब। और ये सब जब हमारे बादल यानी कि रेनबो से, मतलब रेनबो नहीं कह सकते हैं, क्लाउड ऊपर जब आसमान में जाके बादल से टकराया तो वहाँ पे पानी था, तो जब टकराया तो पानी के साथ रिएक्शन हुआ किसका? गैस का। तो बन गया हमारा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब हो गया। जब वही पानी नीचे गिरा ताजमहल के ऊपर, बरसात हुआ, तो वो पानी बेसिकली पानी नहीं था, वो एक तरीके का एसिड था। और एसिड पूरी तरीके से हमारे ताजमहल के मार्बल को बर्बाद करके रख दिया, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मार्बल कैंसर। ठीक ना। आगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक पाउडर बेसिकली, रिलीज्ड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल। अब देखो ताजमहल का जो बेसिकली मार्बल था ना, वो धीरे धीरे येलो होता जा रहा था पहले वाइट हो रहा था, येलो। येलो क्यों हो रहा था पता है? क्योंकि बगल ही में था मथुरा ऑयल रिफाइनरी। मथुरा ऑयल रिफाइनरी बेसिकली वो ऑयल रिफाइनरी का नाम था बेसिकली। तो ये जो बेसिकली मथुरा ऑयल रिफाइनरी था, ये बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक पाउडर क्रिएट करता था हवा में। और वैसे बात है भाई, यहाँ पे क्या बन रहा है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। तो यहाँ पे बेसिकली पाउडर जो था, मतलब धूल मिट्टी तरीके कह लो, वो ब्लैक था, वो हवा में उड़ जाता था। थोड़ा सा आंधी तूफान आता था, वो उड़ जाता था हवा में।
और वो जाके धीरे धीरे किसके ऊपर चिपकने लग गया, ताजमहल के मार्बल के ऊपर चिपकने लग गया। और जब यही चीज़ लगातार लंबे समय तक होता रहा, 5 साल 10 साल 12 साल जब लगातार होता रहा, तो ऐसा देखा गया कि इस मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से और बाकी जो अलग बगल बगल में फैक्ट्री है, इसके वजह से ताजमहल का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। उसके बाद बेसिकली येलो होता जा रहा है उसका कलर। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताजमहल। सोचो, ताजमहल को बचाने के लिए यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया था, एकदम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल गया कि ताजमहल को कैसे बचाया जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड LP, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो, जो वहाँ पे इंडस्ट्री है उसको तो हटाया नहीं जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा कहा कि भैया आप अपने इंडस्ट्री में जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आप अपने इंडस्ट्री में जो कोयला ये सब इस्तेमाल करते हैं, उन सब का इस्तेमाल आप बंद करिए और क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल कीजिए। क्लीन फ्यूल का मतलब हो गया CNG, LPG। क्या ये सब धुआं क्रिएट करता है कभी? नहीं। जैसे आज क्या है, रोड पे आप चलेंगे ना तो ऑटो CNG वाला आ गया है, वो तो पहली बात धुआं क्रिएट करता नहीं है, दूसरा बात आवाज़ ही बहुत कम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंडस्ट्री को जो आसपास में थे ताजमहल के, उनको ऑर्डर दिया, उनको कहा सिंपल सा कि आप सभी लोग अब कोयला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे CNG का और LPG का। इससे क्या होगा, धुआं भी नहीं होगा, तो आपका काम भी हो जाएगा और ताजमहल सुरक्षित का सुरक्षित भी रह जाएगा। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत अच्छा कदम उठाया, और जिसके वजह से आज आप ताजमहल देखने जाएंगे तो वैसा ही आपको नज़र आएगा, एकदम बिल्कुल उजला, एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा, मतलब ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे, वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक होगा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टॉपिक में ना बेसिकली जो हमारा ग्रीन हाउस टॉपिक है, इसमें हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि आज इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ क्यों रहा है। जैसे हाल फिलहाल का बात किया जाए तो जैसे अभी चल रहा है जून का महीना, और ज़्यादा नहीं, आप 5 दिन पहले आपने देखा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर पटना में 42-43 डिग्री यानी कि 42-43 डिग्री तक चला गया। जनरली इतना जाता है नहीं, है ना। मतलब कि ऐसा देखा गया है कि इस जून महीने में 2024 का जो जून रहा, इन्होंने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया लगभग, है ना। जरा आप खुद सोचिए कि पटना जैसे शहर में यदि 42-43 डिग्री तक जा सकता है, तो सोचिए फिर राजस्थान में क्या हाल हुआ होगा। एकदम पूरा वहाँ पे तो 48-49 के आसपास जा रहा था। तो वही हम लोग इसमें आज ये जानने वाले हैं कि आखिर गर्मी के समय में बेहिसाब गर्मी क्यों बढ़ जा रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी हम लोगों को कभी देखने को मिलता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ज़्यादातर गर्मी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा गर्मी क्यों हो रहा है, यही हमारा बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा इसी के बारे में जान लेते हैं। पहला इसमें कहा गया है कि द वार्मिंग अप का मतलब होता है हीट होना, हीटिंग अप। तो द वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट रेज by carbon dioxide gas in the atmosphere is called ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ना आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है। पहला इसमें आपको रखना है सन का हीट, यानी कि सूरज का जो बेसिकली प्रकाश है, वो जो हीट है उसके बारे में ध्यान रखना है। और दूसरा रखना है आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो जा रहा है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज कैसे हो रहा है, इसके पीछे का आपको एग्जाम्पल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आपको ना पूरा कहानी समझाते हैं। पहले ये काम करता कैसे है। जैसे देखो, हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, और जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है प्लांट, सिंपल। लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही लेगा ना जितना उसके पास ज़रूरत होगा, उससे ज़्यादा क्या वो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। ठीक उसी प्रकार का है, जिस प्रकार का जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत हम लोगों को है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जितना ले सकता है उतना ही वो लेगा, उससे ज़्यादा तो उसका कैपेसिटी भी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मतलब हम लोग अपने आसपास कार्बन डाइऑक्साइड इतना फैला दे रहे हैं कि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। अब सवाल है कि सर इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फैला कैसे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोग फैला रहे हैं अलग अलग प्रकार के गाड़ी को चलाकर, यानी कि जो हम लोग इतने बड़े लेवल पे गाड़ी चलाते हैं, आज लगभग हर घर में कोई ना कोई बाइक, नहीं तो फिर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ ना कुछ तो मतलब
है बेसिकली, जिसमें कि पेट्रोल डीजल के सबका इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला तो गाड़ी हो गया। उसके बाद हम लोग लगभग हर जगह पे देखते हैं कि सड़क के किनारे कचरा जलाना, बड़े बड़े इंडस्ट्री में धुआं बड़े लेवल पे फैलाना, तो ये सब का सब कारण है कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का। अब जब इतना बड़े लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर लेगा? कभी नहीं करेगा। वो उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना उसका ज़रूरत है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा खूबी ये होता है कि ये ना जलन पैदा करता है। जलन का मतलब हो गया कि ये जब हमारे आसपास ज़्यादा फैल जाएगा ना, तो आपको ज़्यादातर गर्मी लगने वाला है, हीट लगने वाला है। तो और ये जो बेसिकली हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा जो ये वातावरण हमारा है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बेसिकली हमारा जो धरती है वो क्या होने लगता है? हीट होने लगता है। इसीलिए आपको ज़्यादातर गर्मी का महसूस होता है। मतलब कि बेहिसाब गर्मी जो आपको लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही लगता है। तो अब बताइए, यदि हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहें, सबसे पहला तो एक बार फिर से बताते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हुआ कि हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अचानक से बढ़ जाना, ये हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सवाल है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ कैसे रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ कैसे रहा है? व्हीकल्स के धुएं से, प्लास्टिक जलाने से, लकड़ी जलाने से, काऊ डंग केक जलाने से, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो धुआं निकल रहा है उससे ये सबसे हमारा बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। लेकिन फिर सवाल है कि इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं? देखो, पहला बात, इसको जब कम करना चाहते हैं तो धुआं फैलाने वाला जितना भी चीज़ है उसको कम किया जाए। या तो आप गाड़ी कम इस्तेमाल करो, पोल्यूशन मत जलाओ, मतलब कचरा उचरा मत जलाओ, और इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल पे धुआं निकलता है उसमें कंट्रोल करो, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेड़ पौधा बहुत लगाओ, क्योंकि ज़्यादा पेड़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी नहीं बल्कि ठंडा का एक भाव रहेगा। बेसिकली बात समझ में आ रही है? यही बात हमारा है इसमें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से। इसको घटाया जा सकता है बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को लगाकर, जितने भी धुएं वाले गाड़ी हैं उसका इस्तेमाल कम करके, ठीक है। यही हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा जो रीजन हम लोगों को दिखता है वो ये दिखता है कि इसमें होता क्या है, बेसिकली आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्मा जाता है, मतलब कि हीट हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को हद से ज़्यादा गर्मी लगता है ना, यही बात इसमें कहा गया है। अगला, द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम कुछ और कहानी बताते हैं। ये जो सूरज की रोशनी है बेसिकली ये क्या करती है, हम लोगों को ठंडापन देती है या फिर गर्मी देता है? गर्मी देता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठंडा कैसे देगा? तो ये जो सन का जो रोशनी है ना, ये हमारे धरती को हीट करने का काम करता है ना। आगे, अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। देखो, जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पे आ रहा है इसका कुछ हिस्सा धरती एब्जॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब जो हीट सन से रिलीज हो रहा है और धरती पे पड़ रहा है, तो जो हमारा पृथ्वी है बेसिकली जो मिट्टी है उसको वो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसका कुछ हिस्सा दोबारा बाउंस बैक कर दे रहा है, यानी कि दोबारा एटमॉस्फेयर में वो भेज दे रहा है। ऐसा हमारा काम चलता रहता है। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहला, जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पे आया उसका कुछ हिस्सा हमारे धरती ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसका कुछ हिस्सा जो बचा वो दोबारा बाउंस बैक हो गया। लेकिन बाउंस बैक ये अच्छे तरीके से हो नहीं पाया और हमारे एटमॉस्फेयर में ये फंसा हुआ रह गया, मतलब कि बाहर नहीं जा पाया, अंदर ही रह गया। तो आप जरा सोचिए, जो धूप का मतलब जो हीट एनर्जी सनलाइट से आया जो एब्जॉर्ब हुआ वो तो धरती में बेसिकली एब्जॉर्ब हो गया। जो बाउंस बैक हो गया वो ऊपर जाने के बजाय हमारे आसपास ही फंसा हुआ रह गया। तो बताइए वो आपको गर्मी देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली बात है गर्मी देगा। लेकिन वो गर्मी कब नहीं देता? जब वो पूरी तरीके से बाउंस बैक होके आसमान में चला जाता तो आपको गर्मी उतना महसूस नहीं होता। लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा है, हमारे आसपास ही फंस के रह जा रहा है। आगे, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ ऑन द अर्थ। आज के समय में क्या हो रहा है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ठीक मात्रा में होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने की वजह से या फिर ज़्यादा हीट एनर्जी हमारे पास हो जाने की वजह से हमारे लिए हानिकारक है। देखिए, हमारे लिए ना हीट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिटेड वे में, अनलिमिटेड नहीं। कोई भी चीज़ जब हम लोग अनलिमिटेड इस्तेमाल करने लगते हैं ना, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही गंदा दिखता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
मतलब कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से सनलाइट, उसके बिना क्या हम लोग अपना जीवन चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं, 1 साल तक बस सनलाइट से बचे रहो, आप अगले दूसरे साल देखेंगे कि आपका पूरा हड्डी कमज़ोर हो चुका है। विटामिन डी मिलता है हम लोगों को सनलाइट से, लेकिन अनलिमिटेड नहीं चाहिए, लिमिटेड वे में चाहिए, ठीक ना। लेकिन वही जो है हमारा बात यहाँ पे आज खतरे के निशानी पे चल रहा है। क्यों निशानी पे चल रहा है? क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सनलाइट भी बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण है, जरा इसके बारे में और देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CO2, ये गैस है बेसिकली, इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने बेसिकली किस गैस के बारे में पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज कर दे रहे हैं, लेकिन उतना इस्तेमाल प्लांट हमारा कर नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हमारे आसपास ही कार्बन डाइऑक्साइड रह जा रहा है और हम लोगों को गर्मी देता है बेसिकली, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर ही होता है हीट वाला, ठीक ना। आगे उसके बाद, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर इट एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट, यानी कि ज़्यादा यदि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमारे आसपास हो जाता है तो एक तरीके से पॉल्यूटेंट का काम करता है, मतलब कि हमारे हवा को भी दूषित करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है ना। आगे, CO2 इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत बड़े लेवल पे यदि हो जाए तो हमारे लिए खतरनाक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैला कौन रहा है? हम ह्यूमन बींग ही फैला रहे हैं। ये कोई एलियन नहीं है जो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फैला के चल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे करतूतों के वजह से ही ये सब चीज़ हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। कैसे भाई? अब जैसे मान लीजिए आपको ना ज़्यादा नहीं, आपके मोहल्ले में एक सब्जी का मंडी है, आपको सब्जी लाने के लिए जाना है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, आप चाहें तो साइकिल से भी जा सकते हैं, बात करते करते ऐसे चले गए लेके आ गए। लेकिन यहाँ पे दिखाना होता है थोड़ा सा नवाबी, है ना। दिखाना होता है कि हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो वो थोड़ा सा भी दूर जाएगा तो अपना गाड़ी इस्तेमाल करेगा। ये गलत चीज़ है। हालांकि आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने माहौल का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपना आपने बाइक अच्छा सा खरीदा है और दिखाने के लिए, सब्जी भी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो बाइक ही लेके जा रहे हैं, नहीं। ये ठीक है, अच्छा बात है, आपके पास पैसा है, बाइक वाइक है, अच्छा बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी खबर होना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। सबसे अच्छा क्या होता है पता है? ट्रांसपोर्ट पब्लिक सिस्टम, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका ना एग्जाम्पल आप कैसे समझिए, मान लीजिए कि 20 आदमी है जिसको सेम ऑफिस जाना है, तो हर आदमी यदि अपना अलग अलग गाड़ी लेके जाएगा तो 20 गाड़ी लेके जाएगा। 20 गाड़ी से जा रहा है मतलब धुआं ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन यदि वहीं पे एक कॉमन बस कर लिया जाए, छोटा सा कोई कार बुक कर लिया जाए जिससे कि 20 आदमी जा सकता है, तो सोचिए, जहाँ 20 आदमी का पेट्रोल जल रहा था, धुआं निकल रहा था गाड़ी से, वहाँ एक गाड़ी का केवल निकलेगा, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ये सबसे बढ़िया सिस्टम है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखो, मान लीजिए बड़े बड़े ऑफिसर, वो क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे? उनका ईगो हट हो जाएगा, बोलेगा अरे यार मेरे पास इतना बड़ा गाड़ी है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, धक्का खाते हुए जाएंगे? कभी नहीं। हाँ, तो वो क्या करेगा? अपना पर्सनल गाड़ी से जाएगा। तो ये चीज़ ना हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मामला गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तब आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं बल्कि साइकिल से जाना चालू करेंगे और पैदल जाना चालू करेंगे। ये आप देखिएगा, होगा, एक दिन होगा ऐसा। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया ही एकलौता ऐसा देश है जहाँ पे आदमी ऑफिस जाने के लिए भी 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बगल में ही ऑफिस क्यों ना हो। लेकिन आप थोड़ा सा डेवलप कंट्री चले जाइए, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, सबसे अच्छा जापान आप जाइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर आज भी साइकिल से जाते हैं ऑफिस, और बड़े शौक से जाते हैं। मतलब उसको शर्म ऐसा नहीं है कि हाँ लोग क्या बोलेंगे, इतना अमीर आदमी हो के साइकिल से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। शर्म तो वहाँ पे दूर दूर तक नज़र आता ही नहीं है। वहाँ के लोग आज भी साइकिल से ऑफिस जाना बड़ा पसंद करते हैं, और वो लोग अपने इन्वायरमेंट को लेकर बड़ा अवेयर भी है। लेकिन ये चीज़ भारत में नहीं है। लेकिन हाँ, भारत में भी ये चीज़ आएगा जब थोड़ा सा हम लोग खतरे के निशाने पे जाएंगे ना, तब लोगों को एहसास होगा कि हाँ पैदल चलना भी ज़रूरी है और साइकिल का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। खैर, जब होगा तब देखा जाएगा, आगे बढ़ता है। तो बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में क्यों बढ़ रहा है? पहला बात तो हमारे करतूतों की वजह से। दूसरा बात, हम लोग प्लांट बहुत काट रहे हैं। प्लांट करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा कौन? नहीं बचेगा करने वाला कोई। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा लगातार इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है और उससे हम लोगों को गर्मी
ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू escape into स्पेस। अब ये CO2 करता क्या है ना, जैसे हमने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पे आता है उसका कुछ हिस्सा धरती में कंज्यूम हो जाता है, यानी कि धरती में समा गया पूरी तरीके से, और कुछ हिस्सा वो पूरी तरीके से एवोपरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन वो ऊपर जा क्यों नहीं पा रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक गैस है, वो गैस क्या कर रहा है, सारे के सारे सनलाइट का जो हीट वालापन है वो जो ऊपर जाना चाहिए था उसको पकड़ के रख रहा है। समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पर पड़ रहा है वो क्या करता है, बेसिकली हमको लोगों को हीट देता है, गर्माहट देता है। उसका हीट 50% धरती में कंज्यूम हो गया, यानी कि अर्थ में वो समा गया। 50% हीट वो बाउंस बैक होना चाहता है, लेकिन वो बाउंस बैक हो क्यों नहीं पा रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके का गैस है, वो गैस हीट को बाउंस बैक होने ही नहीं दे रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा आपका हीट आप ही के आजू बाजू रहता है, इसीलिए आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो सबसे बढ़िया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है पेड़ पौधा बहुत लगाइए और अपने करतूतों में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और इसके वजह से मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इतना भयंकर लेवल पे है कि जितना भी हीट एनर्जी ऊपर जाना चाहिए था, एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए था, वो जा नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को हीट बहुत ज़्यादा लग रहा है, और इसी की वजह से धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मामला यदि इंडिया में है तो ऐसा मत समझना कि इंडिया ही में केवल इसका असर दिखेगा, नहीं, ऐसा थोड़ी है, बाउंड्री थोड़ी बना हुआ है कि इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड चाइना नहीं जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। अरे भाई खुला स्पेस है, कहीं भी जा सकता है। तो आज लगभग पूरी दुनिया को, पूरे कंट्री को, मतलब पूरे वर्ल्ड को बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा कड़ा निर्देश लेना चाहिए, थोड़ा सा जो लोगों को जागरूक करने का तरीका है वो थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू करना चाहिए, मतलब किया जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन सपोर्ट हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को भी बेसिकली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमसे पहले सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाना चाहिए वो सरकार का जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वही लगाएगा, जो भी इसमें खर्चा आएगा वो तो उन्हीं को लगाना है भाई। हम लोग अपने पॉकेट से कितना लगा पाएंगे? कुछ नहीं, बहुत कम, ठीक है ना। तो इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ा सरकार का है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी हमारे आम आदमी का भी है कि सरकार यदि बोल रही है उसके बातों को मानना चाहिए, वो जो कह रही है करना चाहिए, ठीक है। आगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने की वजह से हमारे धरती का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक, आपके टॉपिक नहीं है, टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बहुत आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही मिलता जुलता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि एटमॉस्फेयर में कि आजू बाजू यदि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके वजह से हीट क्या हो जाएगा, मतलब जो धरती का टेम्परेचर है वो अचानक बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा इसका नाम ग्लोबल क्यों दिया गया है? ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरी। तो ये जो हमारा बेसिकली धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका क्या खामियाजा केवल हमको भुगतना पड़ेगा, इंडिया को, सबको भुगतना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब हो गया कि धरती का टेम्परेचर का, मतलब धरती का टेम्परेचर बढ़ जाना किसके वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, सिंपल। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों में कॉमन क्या देखा आपने? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, है ना, यही सबसे बड़ा कारण है हमारे हीट बढ़ने का। आगे अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ और भी गैस हमारे पास हैं जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट दिख रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, लेकिन इन सब का रोल बहुत कम है। सबसे ज़्यादा रोल यदि हमारे धरती के टेम्परेचर को बढ़ाने में है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। ये सब गैस थोड़ा बहुत पीछे है अभी फिलहाल। आगे दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। अब जिस गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस गैस को हम लोग कह देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे यदि आपसे कोई बोले कि बताओ 3-4 ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ, तो आपको बेसिकली उस गैस का नाम बताना जिसके वजह से हमारी धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पहला हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? हमारा ग्रीन हाउस गैस है, जिसके वजह से धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और हम लोगों को गर्मी हद से ज़्यादा लग रहा है। आगे ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। इसमें वही बात कहा गया जो हमने अभी आपको कहा था
कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली ये इतना खतरनाक समस्या आज बन चुका है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर आज विचार कर रही है, क्योंकि इसका खामियाजा केवल एक आदमी या फिर एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी ये है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसका मीटिंग होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना कैसे है इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कुछ सुधार कर पाएंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे आप कितना घर घर जाके बोलेंगे, ऐसे संभव नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि कंट्री लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग कीजिए, न्यूज़पेपर में इसको छपवाइए, टीवी पे चलवाइए, रेडियो में सुनवाइए, है ना। और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है हर किसी पे प्रोग्राम चलवाइए। गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए तो ठीक रहेगा, और हमारा जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा साथ देना चाहिए, उसका बात मानना चाहिए। आगे, मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। आपको क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए मीटिंग नहीं किया गया होगा? किया गया है, बिल्कुल किया गया है, बहुत कई बार किया गया है बेसिकली, और समय समय पर यह चीज़ होता भी रहता है। अगला, द काइटो प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली अलग अलग कंट्री के बीच में, उसका नाम रखा गया था काइटो एग्रीमेंट। क्या नाम था? काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल में बेसिकली हुआ क्या था ना, मतलब एक ऐसा ये मीटिंग था जिसमें कि अलग अलग कंट्री के लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें ये बात किया गया था कि कैसे अपने अपने कंट्री के ऊपर काम किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ख़त्म किया जाए, उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होना चाहिए। इसके ऊपर हमारा एक मीटिंग हुआ था, इसी मीटिंग को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया है, काइटो प्रोटोकॉल। ठीक ना। आगे, द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, हमारा जो बेसिकली हिमालय में एक बहुत बड़ा पहाड़ है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री मतलब गंगा वहीं से बहती है हमारी, तो ये बेसिकली क्या है, पहाड़ है। और पहाड़ कैसा है, बर्फीला पहाड़। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि पूरा का पूरा ग्लेशियर ही आपका पिघल जा रहा है, जिसके वजह से बिना मौसम का किसी किसी जगह पर बाढ़ आ जा रहा है। यही रीज़न है, इसके पीछे और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। मतलब आप देखते हैं ना कि बिना, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको उत्तराखंड का आप न्यूज़ देखेंगे ना, लगभग 2-3 महीने में लगभग आपको एक न्यूज़ दिख ही जाता है उत्तराखंड, क्योंकि उधर ही से गंगा नदी हमारी आती है, और वहाँ पे इतना बहाव तेज होता है गंगा जी का, आप यकीन नहीं कर सकते। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे गंगोत्री पिघलते जा रही है। और इसी की वजह से उत्तराखंड में लगातार आपको महीने 2 महीने में एक न्यूज़ आ ही जाता है लगभग कि लैंडस्लाइड हो गया, इधर बाढ़ आ गया, उधर बाढ़ आ गया, ये बांध टूट गया, ये हो गया, वो हो गया है। इस प्रकार का न्यूज़ आता रहता है। तो सबसे खतरनाक जो सिचुएशन है हमारे अभी फ़िलहाल जो एटमॉस्फेयर को बर्बाद करने का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग जितना कम करेंगे उतना हम लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने का यदि चलते फिरते आपसे कोई 3-4 कारण पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? यदि मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और आपसे कोई बोले कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे ख़त्म करोगे, तो 3-4 कारण तो आप ऐसे बता सकते हैं। सबसे पहला बताएंगे कि प्लांट लगाइए बड़े लेवल पे। दूसरा आप बताएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा आप बताएंगे कि तीसरा आप ये बता सकते हैं कि कोयले का इस्तेमाल कम कीजिए जिससे धुआं निकलता है। प्लास्टिक मत जलाइए। और क्या बता सकते हैं? 4 तो ऐसे हो गया। और बताइए और क्या बोलेंगे आप? जो फैक्ट्री में धुआं बड़े लेवल पे निकल रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर रोक लगाए, है ना। यही सब बेसिकली कारण है। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा व्हाट कैन बी डन, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं इन सब समस्या से निपटारा पाने के लिए। तो ये हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा आप लोग ऑनलाइन में बच्चे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, और हमने ये देखा था कि आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि हो रहा है तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से हो रहा है। चाहे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करें या फिर आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें, दोनों में जो कॉमन गैस दिखता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमारे आसपास बढ़ रहा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव हम लोगों को हो रहा है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो अपने आप पिघल जा रहा है, और अनचाहा कहीं कहीं पर बाढ़ आ जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो बड़े लेवल पे पिघलता है, और तबाही जब मचता है तो वो भी बड़े लेवल पे ही मचता है ना। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलिए या फिर आप हमने पढ़ा था एक और ग्लोबल वार्मिंग,
इन दोनों में जो कॉमन गैस है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है ये भी हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा बात करें यदि, तो ज़्यादातर हम लोग को देखे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल रहा है गाड़ियों से, गाड़ी के धुओं से, और बड़े बड़े फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो कारखाने जो बेसिकली धुआं निकल रहा है वो हो गया हमारा। और सबसे बड़ा रीज़न जो इसके पीछे था कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का, वो था पेड़ का बड़े लेवल पे कटना, है ना, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। यही सब ऐसे कुछ कारण है जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रहा है और हम लोगों को गर्मी ज़्यादा लग रहा है। और गर्मी लग रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज बात करेंगे कि आखिर यदि ग्लोबल वार्मिंग हमारे आसपास है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जैसा सिचुएशन यदि हमारे पास आजकल है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यदि लगातार बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए इसके पीछे। क्योंकि यदि जब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो बहुत देर हो चुका रहेगा और आने वाले समय में इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। और क्या हम लोग कर सकते हैं वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। व्हाट कैन बी डन, यानी कि हम लोग अपने तरफ से क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखा जाए कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसे तौर तरीके जिसके वजह से हम लोग कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशंस इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, यानी कि गवर्नमेंट को लगातार हर जगह का एयर क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए। यानी कि जैसे हमारा एग्जांपल यदि हम लोग अपने पटना का एग्जांपल ले, तो पटना में यदि आप सचिवालय की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड में एयर का क्या क्वालिटी है, आज कितना टेम्परेचर रहा, लो कितना था, हाई कितना था, एयर का क्वालिटी कैसा रहा आज, सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक डेली रिकॉर्ड होता रहता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे करना क्या चाहिए, बेसिकली हर शहर में एक एक ऐसा साइन बोर्ड लगा देना चाहिए, यानी कि ऐसा एक सिस्टम लगा देना चाहिए जहाँ पे कि उस जगह का टेम्परेचर आज का, एयर क्वालिटी आज का सारा कुछ नोट हो सके। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यदि बढ़ रहा होगा तो गवर्नमेंट उसके लिए काम करेगी, यदि घट रहा होगा तो और अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो गया कि गवर्नमेंट को हर शहर में या फिर हर शहर के जो मेन चौराहा है वहाँ पे जाकर, जो बेसिकली बहुत बिजी वाला प्लेस है, वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम लगाना चाहिए जैसे साइन बोर्ड टाइप का, जिसमें एयर का क्वालिटी, टेम्परेचर कितना आज हुआ, कितना हाई गया, कितना लो गया, ये सब रिकॉर्ड हो सके, ताकि उसको देखकर हम भी ह्यूमन बीइंग और गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ एक्शन ले सके, है ना। तो पहला काम गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। और पटना में चीज़ तो हम लोगों को देखने को भी मिलता है। पटना में यदि आप सचिवालय की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है। उसी बोर्ड में डेली आपको दिख जाता है कि आज का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कितना रहा और सबसे लो कितना रहा, एयर का क्वालिटी कैसा रहा, ह्यूमिडिटी कितना रहा, सब कुछ इसमें दिख जाता है। तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन यूज दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नाइबर्स, और इस साइन बोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग जागरूकता भी फैला सकते हैं। मतलब कि उस साइन बोर्ड को यदि हम लोग देखेंगे कि अच्छा आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आज एयर का क्वालिटी बहुत ही ख़राब रहा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों में जाके बोलेंगे कि यार समस्या बहुत बढ़ रहा है, इसके ऊपर काम किया जाए, है ना, गाड़ी कम चलाओ, फैक्ट्री में धुआं कम करो, ये सब हम लोग बोल सकेंगे। लेकिन हमारे पास यदि डाटा ही नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या लोगों को जागरूक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास यदि इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हाँ आज का एयर का क्वालिटी बड़ा ख़राब रहा, आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा चल गया, इतना घट गया, ये सब यदि हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे बोल के कि आज इतना रहा, इतना कम हो गया, ये रहा वो रहा, तो कहीं ना कहीं लोग भी अपने आप को थोड़ा सा जागरूक कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अच्छा खासा काम भी कर रही है और करने की ज़रूरत और है। और आगे बात किया जाए तो वी शुड स्विच ओवर टू alternative fuels like CNG instead of the fossil fuels like पेट्रोल एंड डीजल। यानी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को CNG की ओर शिफ्ट कर देना चाहिए। CNG का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये इतना अच्छा बेसिकली फ्यूल है, इसमें ना ही तो धुआं निकलता है और ना ही इतना आवाज़ करता है। जैसे आप देखते हैं ना रोड पे CNG वाला ऑटो, CNG वाला बस, CNG वाला बाइक, CNG वाला कार, ये सब बहुत ही धुआं कम क्रिएट करता है और आवाज़ ही बहुत कम करता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन वही आप वैसा गाड़ी देख लो जो कि डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, वो धुआं भी करता है प्लस आवाज़ भी बहुत करता है। तो ये सबको अवॉइड करना चाहिए और CNG को बेसिकली अपनाना चाहिए। अगला है ऑल्सो
वी शुड स्विच ओवर सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। हम लोगों को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। सोलर एनर्जी का मतलब वही होगा सोलर पैनल वाला, जिसमें जो कि हमारा एक बड़ा सा प्लेट होता है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है और वो सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रो पावर का मतलब होता है वैसा बिजली जो कि पानी से बन रहा है। हालांकि हमने आपको बताया था कि बिजली दो प्रकार से भी फिलहाल इंडिया में ज़्यादातर बन रहा है, हालांकि बनने का तरीका और भी हमारे पास है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे घरों में बिजली आ रहा है वो दो तरीके से बन के आ रहा है। एक कोयले से बनता है जिसमें धुआं बहुत निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, और एक बनता है पानी से जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो पावर। ये जो पानी से बिजली जो बन रहा है ना, ये बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें हमारा पानी बर्बाद भी नहीं हो रहा है और धुआं तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। लेकिन जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है वो बड़ा ही हानिकारक है, क्योंकि धुआं बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट होता है। तो बेसिकली हम लोगों को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि वैसा बिजली जो कि पानी से बन रहा है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को विंड एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको लग रहा होगा सर विंड एनर्जी कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास बिहार में वैसा सेटअप नहीं है, लेकिन जैसे आप राजस्थान की तरफ जाइए, वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पंखी लगे हुए हैं। हवा के मूवमेंट से वो लोग घूमता है और घूमने से हमारा बिजली प्रोड्यूस होता है। बड़ा सिस्टम उसमें लगा रहता है, ऐसे नहीं कि घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बन गया, ऐसा नहीं। बहुत बड़ा अच्छा सा सिस्टम उसमें लगा रहता है, पूरा का पूरा पाइप में, और उस तरीके से हमारा बिजली प्रोड्यूस होता है। तो ये सब ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें कि हालांकि बहुत अच्छा ये है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ना ही इसमें पोल्यूशन हो रहा है, ना ही ये आवाज़ कर रहा है। बहुत ही सावधान तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं और मतलब हमारा वातावरण ठीक रहता है। आगे, वी शुड प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, और जो प्लांट हमारे पास पहले से है उसको इस्तेमाल, मतलब उसका देखभाल करना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास अभी फ़िलहाल में जितना पेड़ पौधे हैं उसका देखभाल करना चाहिए, और बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को लगाना भी चाहिए। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाले 10 साल 15 साल में हम लोग एक खुशहाली का जीवन जी पाएंगे। देखो, यदि आप आज से सुधरना स्टार्ट करेंगे, सुधरने का मतलब यदि आज से आप पर्यावरण को बचाने का शुरुआत करेंगे तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल 10 साल में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, जो हमने 10 साल पहले काम चालू किया था उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। बिल्कुल मिलता भी है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े से प्लांट को बड़ा होने में कम से कम तो 5-10 साल तो समय लग ही जाता है, तभी आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा। यदि आप चाहेंगे कि एक ही साल में पेड़ पौधा एकदम फ़ायदा हमको पहुँचाने लग जाए, फल फूल देने लग जाए, तो वो संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ताकि इसका बेनिफिट हम लोगों को आज नहीं लगभग 10 साल के बाद मिलना चालू हो जाए, है ना। अगला, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड वेयर लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा ही अच्छा सा इनिशिएटिव उठाया गया है, उसका नाम रखा गया वन महोत्सव। यानी कि जुलाई के महीने में होता है, अभी तो जून चल रहा है, अगले महीने में जुलाई में एक दिन आएगा हमारे पास, मतलब एक उस डेट तुमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन जुलाई के महीने में एक क्या कह सकते हो, एक मतलब एक ऐसे समझ लो ना, हॉलीडे टाइप, है ना। जैसे हम लोग मनाते हैं ना गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, इसी प्रकार का हमारे जुलाई में एक महीने में, जुलाई जो अगला महीना हमारा होगा उसमें एक दिन हम लोग मनाते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव बेसिकली हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है कि आज के दिन आप पेड़ पौधा जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं। कहने का देखो, हालांकि पेड़ पौधा लगाने के लिए कोई रोक टोक थोड़ी है कि आप आज ही लगाइए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर डेट को इसलिए चुना गया है ताकि उस दिन कम से कम, आप साल भर नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उस दिन तो लगाइए, है ना। जरा सोचो, इमेजिन करो 365 दिन साल में होता है, मान लीजिए कि आपको सालों भर समय नहीं मिला, लेकिन साल भर में कम से कम एक दिन समय निकालिए, वन महोत्सव के दिन जो कि जुलाई में होगा, उस दिन कम से कम 1-2 पेड़ लगा दीजिए, तो साल भर का भरपाई आपने कर दिया। लेकिन ऐसा लोग फिर भी नहीं करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वन महोत्सव बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है, लगभग हर स्टेट में, और हर स्टेट के हर ज़िले में ये चीज़ होता है, और ये जिम्मेदारी बेसिकली होता है डीएम का। हर जिला का जो डीएम होता है उसका जिम्मेदारी होता है कि इसको परफॉर्म किया जाए, और हर ऑफिसर को ये सुझाव दिया जाए कि गली गली घूमे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाए और वहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित करे कि हाँ, बच्चों को पेड़ लगाना चाहिए, इससे वातावरण ठीक रहेगा। बहुत अच्छा कदम है ये। मतलब तो जुलाई के महीने में एक दिन हमारा है जिसका नाम हम लोग कहते हैं वन महोत्सव। उसी दिन ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था कि आज के दिन पेड़ पौधों को बेसिकली लगाया जाए ऑफिशियली, जिसमें बहुत सारे लोग लगाते हैं, लाखों लाख लोग मनाते हैं।
और हम आम आदमी मनाए ना मनाए, लेकिन गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है वो लोग इसको जरूर मनाते हैं, अपने गार्डन में या फिर अपने ऑफिस के बाग बगीचे में जरूर करते हैं इस चीज़ को। वी शुड टेक पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव एवरी ईयर। देखो ये काम केवल सरकार का नहीं है या फिर सरकार के ऑफिसर का नहीं है, ये काम हम लोगों का भी है। ऐसा सरकार ने थोड़ी कहा है कि वन महोत्सव केवल हमारे लिए आपके लिए नहीं है। वो तो क्या कहना चाह रहे हैं, वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वन महोत्सव बनाया गया हमारे द्वारा, यानी कि लॉन्च किया गया हमारे द्वारा, लेकिन इसका फायदा सब कोई उठाइए, सब कोई पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सबको मिलने वाला है। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा वन महोत्सव। तो वन महोत्सव जुलाई के महीने में होता है, जो कि हमारे अगले महीने में होगा। इसमें हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सेदारी लेना चाहिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ तक। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक चालू करेंगे अपने इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या होगा हमारा वाटर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक ना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट एयर पॉल्यूशन खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे वाटर पॉल्यूशन को लेकर। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा एयर पॉल्यूशन को लेकर तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे वाटर पॉल्यूशन को लेकर। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर वाटर पॉल्यूशन को लेकर। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से एयर पॉल्यूशन को खत्म किया, और इस चैप्टर का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा वाटर पॉल्यूशन। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली वाटर पॉल्यूशन के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो वाटर पॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है डेफिनेशन। व्हेन वाटर इज कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड का मतलब होता है डैमेज होना। तो व्हेन वाटर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि यदि पानी गंदा हो रहा है या फिर बर्बाद हो रहा है किसी हार्मफुल चीज़ों के वजह से, तो वही हमारा कहलाएगा वाटर पॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि तालाब में पानी था और उस तालाब में जाके आपने केमिकल मिला दिया, तो क्या वो पानी अब किसी काम का रहा? किसी काम का नहीं रहा, तो वही हमारा कहलाएगा वाटर पॉल्यूशन। सिंपल सा बात है। तो वाटर पॉल्यूशन का लॉजिक बड़ा सिंपल है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब पानी हमारा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, किसके वजह से नष्ट होगा? किसी हार्मफुल चीज़ों को उसमें ऐड करने की वजह से, वही हमारा कहलाएगा वाटर पॉल्यूशन। सिंपल सा बात है। अब फिर वाटर पॉल्यूटेंट क्या होता है? फिर द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। यानी कि जिस चीज़ के वजह से, यानी कि जिस सब्सटेंस के वजह से हमारा पानी बर्बाद हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसी चीज़ को हम लोग कह देंगे वाटर पॉल्यूटेंट। जैसे मान लीजिए कि तालाब में पानी था, और तालाब में आपने केमिकल मिला दिया, वो तो हमारा बेसिकली हो गया वाटर पॉल्यूशन। लेकिन आपने मिलाया क्या? केमिकल। तो केमिकल ही हमारा कहलाएगा वाटर पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट का सिंपल सा मतलब हो गया वो चीज़ जिसके वजह से आपका पानी खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वही हमारा कहलाएगा वाटर पॉल्यूटेंट। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स आर सीवेज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो हमारा पानी ना जो बर्बाद हो रहा है, यानी कि जो हमारा पानी बेकार हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो मुख्य रीजन है हमारे पानी को बर्बाद होने का, वो है पहला सीवेज। सीवेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका नाला। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पटना का एग्जाम्पल आप लीजिए। पटना का जितना भी नाला है, गली मोहल्ले का नाला है, वो सब का सब नाला कहाँ पे बह रहा है? अल्टीमेटली गंगा जी में बह रहा है, दीघा की तरफ, है ना। इससे क्या हो रहा है? पूरे दीघा का नदी हमारा पानी जो बर्बाद हो रहा है, पूरा एकदम पूरा काला काला हो जा रहा है एक तरीके से, ना। ये हो गया। उसी प्रकार से जो हम लोग खेतों में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली वो फर्टिलाइजर पानी के रूप में लिक्विड बन के कहाँ जा रहा है? ग्राउंड वाटर में जा रहा है, नीचे जा रहा है बेसिकली। वो भी हमारा पानी बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है एक तरीके से। पेस्टिसाइड हो गया। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब जो इंडस्ट्री लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, पानी में बहा देते हैं बेसिकली। कोई केमिकल हो गया या फिर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो गया, पानी में उसको घोल के ऐसे समुद्र में बहा देते हैं। इस तरीके से समुद्र का पानी भी क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारा पानी पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड। अब इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर हमारा पानी इतना ज़्यादा गंदा हो कैसे रहा है, इसी के पीछे हम लोग बात करेंगे। और इसमें बेसिकली हम लोग एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। केस स्टडी का मतलब हो गया है कि आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। केस स्टडी का मतलब ये होता है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है बर्बाद होने का, वही हम लोग इसमें देखेंगे। देखा जाए, बहुत अच्छा कहानी इसमें दिया गया है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। गंगा नदी के बारे में बेसिकली एक केस स्टडी है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती है, लेकिन बहुत सारी नदियों में जो सबसे फेमस नदी हमारा है वो गंगा जी है, एकदम गंगा नदी है, ठीक ना। आगे, इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। ये जो गंगा नदी का पानी है, ये बेसिकली इसका फायदा कौन कौन लोग उठा रहे हैं?
सेंट्रल इंडिया का लोग उठा रहे हैं। सेंट्रल इंडिया का मतलब हो गया मध्य प्रदेश वाले लोग, मध्य प्रदेश वाले लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया वाले इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इसका कुछ हिस्सा आपका बिहार भी है। बिहार कुछ हिस्सा नहीं बल्कि पूरा एक तरीके से कह लो आप, क्योंकि बिल्कुल बिहार के बीचों बीच होके हो गंगा नदी हमारा बहता है। उसके बाद फिर ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में हो गया आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना। उसके बाद आपका झारखंड हो गया। ये सब का सब ऐसा स्टेट है बेसिकली, नॉर्थ में हो गया आपका झारखंड, सॉरी नॉर्थ में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब हो गया आपका नॉर्थ इंडिया में। सेंट्रल इंडिया का बात करें तो मध्य प्रदेश, ईस्ट इंडिया का बात करें तो बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सब फ़ायदा उठा रहे हैं किसका, गंगा नदी का। मतलब गंगा नदी का पानी इन सारे स्टेट्स में जा रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं आप कि लगभग तो 8-10 स्टेट को पानी देने का काम अकेला कौन कर रहा है, गंगा नदी कह रही है। बहुत बड़ी बात है ये। आगे, मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लिवलीहुड, मतलब कि लाखों लाख लोग गंगा नदी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है भाई, कोई मछुआरा है, कोई मछली पाल के अपना जीवन यापन चला रहा है, कोई नाव चला के अपना जीवन यापन चला रहा है नदी के ऊपर, है ना। ये मतलब कहने का बस सिंपल सा मतलब है कि लाखों लाख लोग आज भी गंगा नदी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। रिसेंटली अ स्टडी कंडक्टेड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। देखो, वर्ल्ड वाइड फंड ना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WWF। इन्होंने गंगा नदी को लेकर एक बड़ा ही विचित्र चीज़ पाया। मतलब कि इन्होंने, वर्ल्ड वाइड फंड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने गंगा नदी को लेकर एक सर्वे करवाया, ठीक ना। और भारत, मतलब गंगा नदी को लेकर उन्होंने एक सर्वे करवाया और ऐसा पाया गया कि गंगा नदी ऐसे नदियों में शामिल है जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। इंडेंजर्ड रिवर का मतलब क्या होता है, जो कि खतरे के निशानी पे है। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे गंगा नदी आज पूरी तरीके से सूख गई है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गंगा नदी जहाँ पहले बहा करती थी उस जगह पे आज गंगा नदी सूख गई है, उसका रास्ता अलग से जाके कट के दूसरी जगह चला गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी गंगा नदी चलती है उसका अलग अलग ट्रिब्यूटरी होता है। ट्रिब्यूटरी का मतलब हो गया कि मेन गंगा नदी से कट कट के रास्ता अलग अलग जो पानी का निकल जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो बेसिकली गंगा नदी जो हमारा मेन गंगा नदी वो तो है ही आज, लेकिन जो छोटा मोटा जो ट्रिब्यूटरी था वो आज पूरी तरीके से बंद हो गया। मतलब गंगा नदी कहीं कहीं पर आज पूरी तरीके से सूख गई है। तो वर्ल्ड वाइड फंड ने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे में ये पता चला कि 10 ऐसी नदी हैं जो कि खतरे के निशानी पे है। उसमें से हमारा एक गंगा नदी भी था खतरे के निशानी पे। इसका मतलब हो गया कि कुछ सालों के अंदर यदि गंगा नदी को हम लेकर सीरियस नहीं हुए तो गंगा नदी तरीके से सूख जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। गंगा नदी में जो पोल्यूशन का लेवल है लगातार सालों साल बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है। हर स्टेट, मतलब कि जहाँ जहाँ से गंगा नदी गुजरती है वहाँ के गवर्नमेंट हर साल गंगा नदी को बचाने के लिए लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन केवल नाम के लिए। अलग से मतलब उतना खास एक्शन उतना लेते नहीं है, बस नाम पे है कि हाँ इतना पैसा खर्चा हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हकीकत में उतना ज़्यादा कोई सीरियस तरीके से काम कर नहीं रहा है, बस पैसा का बर्बादी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा इसमें टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रू विच द गंगा रिवर्स फ्लोज थ्रू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। देखो, खास करके जिस शहर से गंगा नदी गुजरती है वो शहर सबसे ज़्यादा गंदा करता है गंगा नदी को। जैसे हमारा पटना से होकर गंगा जी नदी गुजरती है दीघा तरफ से, तो पटना से जो गंगा नदी गुजर रही है ना, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे गंगा नदी को खराब करने में। पूरा का पूरा गंगा नदी को हम लोग तहस नहस करने में तुले हुए हैं। कैसे कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको देते हैं। पहला बात, कोई भी डेड बॉडी हो गया, हालांकि अधिकतर तो हम लोग डेड बॉडी दफन कर देते हैं ज़मीन में, लेकिन डेड बॉडी यदि कोई होता है ना तो जनरली पानी में लोग फेंक देते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस का बच्चा हो गया, कोई भी हो गया, बकरी उकड़ी, गंगा नदी में फेंक देते हैं लोग। फेंकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए भाई। पहला हम लोग वो करते हैं, डेड बॉडी को फेंक देते हैं। दूसरा, बहुत सारे कचड़ा, वो भी कौन, प्लास्टिक, केमिकल, सब को सब हम लोग बिना प्योरीफाई किए, बिना उसको बाहर निकाले हम नदी में बहा दे रहे हैं।
ये हमारा दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है कचरा, सिंपल सा, सिंपल कचरा मतलब घर का कचरा जो है ना, सिंपली हम लोग जाके डायरेक्टली तो नहीं फेंकते हैं, नाला में फेंकते हैं और नाला का पानी वहाँ चल जाता है, सिंपल सा। तो ये ऐसे कुछ रीजन है जिसके वजह से गंगा नदी आज ज़्यादा खराब हो रही है, दूषित हो रही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा गंगा नदी बर्बाद हो रही है। अगला है, इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। देखो वही बात इसमें भी कहा जो हमने कहा आपको कि बहुत सारे जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे गंगा नदी पूरी तरीके से सूख गई है। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है डेड, मतलब गंगा नदी वहाँ पे मर गई है। मरने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि वहाँ पे गंगा नदी सूख गई है, और सूखी भी वहीं पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा फैलाया गया है। कैसे सूख गया है भाई? वहाँ पे पानी से ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है आपको? कचरा नज़र आ रहा है, तो उस पानी का कोई इस्तेमाल है नहीं हमारे पास, है ना। तो ये सब बेसिकली रीजन है। उसके बाद मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। बहुत सारे इंडस्ट्री तो ऐसे हैं जो कि अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो केमिकल वाला चीज़ है तो उसको बिना प्योरीफाई, इंडस्ट्री में बिना प्योरीफाई किए सीधा का सीधा नाला में बहा देते हैं, और नाला के थ्रू वो समुद्र में या फिर नदी में चल जाता है, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूट कर रहे हैं वो लोग। अगला एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। कहने का मतलब ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे तेल बनते हैं बेसिकली वो हो गया हमारा, पेपर जहाँ पे बनता है वो फैक्ट्री हो गया, टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा जहाँ पे बनता है वो हो गया, चीनी मिल हो गया, केमिकल का फैक्ट्री हो गया बेसिकली। ये सब अपने केमिकल को पहले, देखो फैक्ट्री में होता क्या है ना, केमिकल को पहले प्यूरीफाई किया जाता है, मतलब कि लिक्विड यदि है तो उसमें जितना भी केमिकल हार्मफुल चीज़ें उसको पहले बाहर निकाला जाता है, उसके बाद प्योर पानी को नाला में बहाया जाता है। लेकिन इसमें खर्चा तो बहुत आएगा भाई, लेकिन इस खर्चे को वो लोग करना चाहता नहीं है, तो सीधा का सीधा पानी बहा देता है नाले में। तो ये बड़ा गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका फ़ायदा, इसका नुकसान केवल उनको नहीं बल्कि सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा पैसा खर्च कर लिया जाए, सब कोई अपना जिम्मेदारी अपने से समझने लग जाए, तो फिर हमारा लाइफ बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा। फिर खैर आगे बढ़ता है। तो ये सब ऐसे कुछ कारण है जिसकी वजह से गंगा नदी आज खतरे की निशानी पे है, बिल्कुल है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। आगे थोड़ा सा और बात करें तो दिस इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर। बेसिकली ये करता है क्या, ये लोग जितने भी केमिकल है पूरा का पूरा नदी में सिंपली से बहा देता है, और पूरी तरीके से हमारा नदी का जो पानी है वो गंदा हो रहा है लगातार। द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड आर्सेनिक, लीड एंड फ्लोराइड्स विच लीड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे केमिकल का बात करें तो आर्सेनिक, लीड, फ्लोरोक्साइड, फ्लोराइड्स, ये सब बेसिकली ऐसे केमिकल है जो कि पानी में घुलते ही पूरे पानी को बर्बाद कर देता है, और वो पानी ना ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है ना ही प्लांट में इस्तेमाल हो सकता है भाई, बिल्कुल ख़राब बात है ये। आगे, इंडस्ट्रीज शुड ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, अपना केमिकल का पानी नदी में बहाने से पहले उसको फैक्ट्री में ही पूरा का पूरा प्यूरीफाई करना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि जितना भी केमिकल उसको बाहर करना चाहिए, और जो शुद्ध पानी है उसको केवल नदी में बहाना चाहिए, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा कोई करता है नहीं। द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योर वाटर। हमारा जो मिट्टी है उस मिट्टी में जब गंदा वाला पानी मिलेगा तो वैसे बात वो मिट्टी भी हमारा क्या हो जाएगा, बंजर तरीके से हो जाएगा, कोई काम का रहेगा नहीं। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स। कई बार तो जो नाले का पानी होता है, नाले के पानी में आप देखेंगे ना तो बोतल भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, कचरा अलग अलग प्रकार का होता है। तो नियम तो यही कहता है कि पानी नाले में, मतलब नाले का पानी नदी में बहाने से पहले जितना भी कचरा है उसको छान के बाहर निकाल देना चाहिए, बेसिकली फ़िल्टर कर देना चाहिए। लेकिन कई जगह पर फ़िल्टर होता है तो कई जगह पर फ़िल्टर नहीं होता है, तो पानी के साथ साथ कचरा, बोतल, प्लास्टिक सब कुछ बह जाता है नाले में, नाले के साथ नदी में चल जाता है। इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सिंपल सा बात है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। दिल्ली से होके यमुना नदी गुजरती है, आपने नाम सुना होगा, हाँ, दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे। दिल्ली से यमुना और नदी होके गुजरती है, वो नदी कम नाला ज़्यादा लगती है, बिल्कुल। और दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कि उसके ऊपर खर्चा नहीं कर रही है, हर साल लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं उस पर, हाँ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि लोग जिम्मेदार नहीं है, मतलब लोग अपना जिम्मेदारी लेना चाहते नहीं है, जैसा होता है वो लोग अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग पानी को बिना ट्रीट किए
बिना साफ सफाई किए डायरेक्टली यदि नदी में बहा देते हैं तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेके चलता है। फूड का वेस्ट मटेरियल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, डिटर्जेंट मतलब सरफ का पानी हो गया जिसके हम लोग नहाते हैं, बेसिकली कपड़ा धोते हैं, ये सब का सब क्या है तरीके का केमिकल ही तो है। और जब ये सब नदी में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है नदी में रहने वाले मछली को नुकसान सामना करना पड़ेगा। और वही मछली जब हम लोग खाते हैं तो क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जिस मछली से हम लोगों को ताकत मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उससे हम लोगों को क्या मिल रहा है आज के दौर में, केमिकल मिल रहा है। क्योंकि मछली भी वही खा रही है, उसके बॉडी में भी वही चीज़ है, तो हम लोग खाएंगे तो क्या प्योर मिलेगा, हमको वही मिलने वाला है भाई। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल बना हुआ है, ये चीज़ एक चेन बना हुआ है कि आप दूसरों को पोल्यूट करोगे तो आप खुद पोल्यूट हो जाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा। 10 साल 20 साल के बाद आपको जो बीमारी होगा ना वो बड़ा ही गंभीर बीमारी होगा। इसीलिए इसमें थोड़ा सा सावधान तरीके से चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985 टू सेव द रिवर। सोचो, गंगा को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। और ये कब लाया गया था, 1995 में। जरा सोचो, मतलब आज चल रहा है 2024, ये लाया गया था 1985 में, यानी कि उधर हो गया 15 साल और इधर 25 साल मान लो, लगभग 30 10 40, यानी कि 40 साल, लगभग 40 साल मोटा मोटी आप मान लो। 40 साल पहले से गंगा जो हमारा है वो बर्बाद होना चालू हो चुकी है। तो सोचो, जब 40 साल पहले गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रोग्राम लाया गया, नियम लाया गया, तो सोचिए आज 40 साल के बाद गंगा नदी किस लेवल पे बर्बाद हो गई होगी, बहुत भयंकर रूप से। मतलब जरा सोचिए कि आज से 40 साल पहले तो हमारे यहाँ पे उतना पॉपुलेशन भी नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे भाई, जन्म इधर बहुत नए नए लोगों का हुआ है, कहने का मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा है हमारा। तो जब आज से 40 साल पहले हमारा गंगा नदी खराब था और उसको बचाने के लिए प्लान लाया जा रहा है, तो सोचिए आज हमारे 40 साल पूरा होने के बाद क्या लगता है आपको, गंगा नदी क्या साफ़ हुई होगी या और ख़राब हुई होगी? और ख़राब होगी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिस लेवल जिस रफ्तार से ख़राब हुआ उस रफ्तार से इसमें साफ़ सफाई हुआ नहीं, जिसके वजह से हम लोगों को आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भाई। सिंपल सा बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले गंगा नदी का पानी इतना साफ़ था कि आप उसको सीधा हाथ से उठाते थे और सीधा पी लेते थे, ऐसा कहते हैं लोग, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन आज वैसा नहीं है, आप पीजिएगा अगले दिन बीमार पड़ जाइएगा, ऑब्वियस सी बात है। खैर ये अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। तो 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए, गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान के नाम से एक कानून लाया गया था, जिसके तहत गंगा नदी को साफ किया जाता था। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक लेकर, जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहाँ से लेकर जहाँ गंगा नदी समुद्र में मिलती है वहाँ तक। कहने का मतलब वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल में जाके हमारा गंगा नदी जो है समुद्र में मिल जाती है, वहीं पे हमारा ये सब चीज़ होता है। ये मतलब यहाँ तक गंगा नदी को साफ करने का जिम्मेदारी उठाया गया था सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इट एम्ड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर। तो गंगा एक्शन प्लान का सबसे बड़ा मोटिव क्या था? यही मोटिव था कि जो गंगा नदी हमारा बर्बाद हो रही है लगातार, उसको बर्बाद होने से बचाया जाए और लोगों को एक खुशहाली का जीवन दिया जाए। सिंपल सा, कोई दिक्कत इसमें? चल अब थोड़ा सा हम लोग गंगा नदी के बारे में स्पेशल बात करेंगे, वो भी कानपुर को लेकर। यानी कि हमारा गंगा नदी है ना, वो उत्तर प्रदेश से होकर आती है बिहार में, और उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर, आपने नाम सुना होगा कई बार, है ना। तो कानपुर में गंगा नदी का क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्यों? अच्छा, आपके मन में फिर सवाल होगा कि सर गंगा नदी तो हिमाचल प्रदेश से भी आती है, हाँ, वहाँ पे क्यों नहीं दिया उसके बारे में? गंगा नदी बिहार से भी होकर गुजरती है, उसके बारे में क्यों नहीं दिया? गंगा नदी झारखंड में भी जाती है, उसके बारे में क्यों नहीं दिया? गंगा नदी वेस्ट बंगाल में भी जाती है, वहाँ पे क्यों नहीं दिया? फिर कानपुर के बारे में क्यों दिया? यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटा सा शहर हमारा पड़ता है कानपुर, उसके बारे में क्यों दिया? क्योंकि गंगा नदी सबसे ज़्यादा बर्बाद कहीं पे हो रहा है तो वो कानपुर में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं खैर क्या है। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। यानी कि गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में जो शहर हमारा कानपुर है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि गंगा नदी जो कानपुर से गुजरती है, कानपुर एक ना साइट बन गया है गंगा नदी को खराब करने का, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गंगा नदी को खराब किया जा रहा है कानपुर में। ठीक है ना, आगे। कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या आपको पता है बहुत ज़्यादा है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का ही है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कानपुर में, क्योंकि कानपुर बड़ा चर्चित शहर है भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड टाउन है, मतलब जनसंख्या यहाँ का बहुत ज़्यादा है। पीपल कैन बी सीन बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ इन द रिवर। यानी कि यदि आप कानपुर जाएंगे ना
कानपुर में जाके आप गंगा नदी के किनारे जाइए और ख़ास करके सुबह में, तो वहाँ पे आपको लोग गंगा नदी में नहाते हुए, कपड़ा धोते हुए, जानवरों को नहलाते हुए, ये सब करते हुए आपको दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। देखो, गंगा नदी में नहाना गलत बात नहीं है, नहाना चाहिए, लेकिन गंगा नदी में सरफ साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी हकीकत है। गंगा नदी में नहाने के लिए कोई मना खुद ही करता है, कोई किया है ऐसा? क्या कोई नहीं करता, नहीं कर सकता है कोई, लेकिन गंगा नदी में सरफ साबुन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरफ साबुन एक तरीके से हमारा केमिकल होता है एक तरीके से, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिंपल सा बात है, ठीक ना। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल मना करता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो ना, जैसे छठ पूजा होता है हमारे पटना का, जो पूरा गंगा नदी है, यहाँ पे प्रशासन लगातार क्या कहती है माइक में, गंगा नदी में सरफ साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। क्यों कहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? हम लोगों को ही, और ख़ास करके सबसे बड़ी बात किसको? जानवर को। कौन सा जानवर? जो कि पानी में रहती है। जानवर बोल रहे हैं मतलब मछली सबके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो कानपुर बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉट प्लेस बन गया गंगा नदी को ख़राब करने के मामले में। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। कानपुर में गंगा नदी में, कानपुर में जो गंगा नदी बहती है वहाँ पे नदी में डायरेक्टली कचरे को फेंकना, फ्लावर्स को फेंक देना, फूल को, और मूर्ति, बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में जो मूर्ति होता है ना देवी देवताओं का, उनको विसर्जन करना, वो सब गंगा नदी में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो कि सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, मतलब प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है, पॉलीथीन बैग्स के बारे में, इन सबको गंगा नदी में डायरेक्टली फेंक दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी स्लो। देखो, ऐसा शुरू से नहीं था, लेकिन कानपुर में जो गंगा नदी बहती है ना, एक समय हुआ करता था जब गंगा नदी बहुत ही फ्लो में बहती थी कानपुर से, लेकिन आज वो फ्लो आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही धीरे हो गया है। धीरे इसलिए हो गया है क्योंकि गंगा नदी के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया, जो कि गंगा नदी के पानी के फ्लो को रोक रही है लगातार। कहने का मतलब, कानपुर में आज आपको उतना ज़्यादा पानी का मात्रा भी नहीं देखने को मिलता है, और पानी में उतना बहाव भी नज़र नहीं आता। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से गंगा नदी कचरे से भर चुका है, नीचे पूरा कचरा बैठा हुआ है ना, इसी की वजह से। कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। सोचो, अकेला कानपुर में 5000 इंडस्ट्री है, वो भी 5000 से ज़्यादा ही है, ये तो एवरेज बताया गया यहाँ पे, 5000 से ज़्यादा ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग पानी क्या एकदम पूरा ट्रीट करके गंगा जी में डालते होंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, पानी का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें खर्चा बहुत आता है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग अलग प्लांट लगाना पड़ता है, लेकिन वो करना चाहता ही नहीं कोई, क्योंकि बहुत खर्चा आता है। तो लोग सबसे आसान रास्ता क्या समझता है, एक पाइपलाइन सीधा जोड़ो गंगा नदी से और सीधा पानी को बहा दो मोटर के थ्रू। तो इसमें तो पैसा कम लगता है और जल्दी काम निकल जाता है। पैसा कम तो लग रहा है, लेकिन नुकसान का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। आगे, दिस इंक्लूड फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। जो 5000 इंडस्ट्री है, अलग अलग प्रकार का इंडस्ट्री है यहाँ पे। कोई फर्टिलाइजर बना रहा है, नहीं कि कोई केमिकल बना रहा है, तो कोई सर्फ बना रहा है, कोई लेदर का काम रहा है, चमड़ा का काम कर रहा है, कोई पेंट बना रहा है। इन सब का हमारा इंडस्ट्री कानपुर में देखने को मिलता है, और ये सब का सब केमिकल बड़े लेवल पे इस्तेमाल करता है, और वो केमिकल को पानी में घोल के जो बच जाता है बेसिकली केमिकल वाला पानी, उसको नदी में से बहा देता है। कानपुर इसलिए बदनाम है पूरी तरीके से। हालांकि कानपुर बहुत अच्छा शहर है, लेकिन यहाँ पे बदनामी केवल इस वजह से है क्योंकि वहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कानपुर नो डाउट बहुत अच्छा शहर है, मतलब आप जाएंगे ना आपको मन लग जाएगा पूरी तरीके से, ऐसा शहर है। दिस इंडस्ट्री डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। तो ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली जहरीला केमिकल पानी में ऐसे ही बहा देते हैं, जैसे कि हम लोग घरों में नहीं नहाते हैं एकदम बेफिक्र होके, उसी प्रकार से लोग अपना केमिकल वाला पानी बहा देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो कानपुर इसीलिए बदनाम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या इस प्रकार के टॉपिक में कहीं पर डाउट? इस तरीके से हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले अच्छे आप लोग तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर पोर्टेबल वाटर होता क्या है, पोर्टेबल वाटर, और वाटर को हम लोग प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले जानते हैं कि आखिर पोर्टेबल वाटर होता क्या है। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग
इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो पानी पीने के लायक है, जिस पानी को हम पी सकते हैं, उस पानी को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल वाटर। जैसे आपके घरों में जो पानी आता है टंकी वाला, उसको हम लोग पी सकते हैं आराम से, उसी को हम लोग कह देंगे पोर्टेबल वाटर। सिंपल है। इट इज इसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। देखो, पानी पीने से पहले ना आपको ये जरूर प्योरीफाई कर लेना चाहिए पानी को। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपको शंका है, शक है कि जो पानी हम पी रहे वो गंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी पीने से पहले उसको क्या कर लो, प्योरीफाई कर लो, बेसिकली साफ कर लो, यही हमारा कहलाता है। आगे, वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय वेरियस मेथड्स। बहुत सारे तरीके हमारे पास है पानी को प्योरीफाई करने का। एक जो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका जो है पानी को साफ करने का, वो है बॉइलिंग। कई बार आप डॉक्टर भी बोलते हैं कि कई बार आप पानी को गर्म करके पियो, है ना। गर्म करने से बेसिकली होता है क्या ना, यदि हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी में जो भी बैक्टीरिया सब रहता है वो मर जाता है, और इससे हमारा पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पानी को साफ करके पी सकते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करें तो वाटर कैन बी फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। या तो आप पानी को प्योरीफाई कर लो, मतलब कि बॉयल कर लो, या फिर आप चाहो तो इसको फिल्टर भी करके पी सकते हैं। फिल्टर का मतलब हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका वो केंट वाला पानी हो गया, आरओ वाला पानी हो गया, उस सब में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन ही तो हो रहा है बेसिकली, उसमें फिल्टर पेपर लगा रहता है ऑटोमेटिक मशीन वाला, ठीक है। अगला, फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। मतलब ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया फिल्ट्रेशन में कि हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको फिल्टर पेपर लेना है मार्केट से, और उसके ऊपर पानी को आपको डालना है, और सारा जो इम्प्योरिटी रहेगा, नहीं जो धूल मिट्टी बालू जो भी इसमें मिला रहेगा सब उसी में फंस जाएगा और पानी आपको प्योर वाला मिल जाएगा। ये हमारा बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जो कि हम लोग खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। चलो आगे बात करते हैं। वाटर कैन बी बॉयल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। वही बात है जो मैंने कहा आपको कि पानी को पीने से पहले आप चाहे तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं, माने कि बॉयल कर सकते हैं, बेसिकली पानी को खौला सकते हैं, इससे भी हमारा पानी प्योरीफाई हो जाता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन दी वाटर। यानी कि जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, उबालते हैं पानी को, तो उसमें जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया सब रहता है वो पूरी तरीके से मर जाता है और पानी हमारा पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं या फिर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका होता है हमारे पास, सबसे आसान तरीका ये भी है। क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर कैन बी एडेड टू वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। मतलब कि पानी में आप पानी को पीने से पहले या तो आप उसमें क्लोरीन का टैबलेट घोल लो, या फिर आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी आपके बॉडी के लिए बड़ा हानिकारक होता है। आपने कभी गौर किया है, ब्लीचिंग पाउडर बड़ा ही नेचर में हीट वालापन महसूस करता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को कभी आप हाथ मिलेंगे ना, आपका हाथ जलने लग जाएगा। मतलब इतना नहीं जलेगा कि हाथ पूरा दम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन एक गर्माहट का महसूस होता है आपको। तो ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, ज़्यादा नहीं। क्लोरीन का टैबलेट आता है मार्केट में, आराम से मिल जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे लोग तो क्या करते हैं ना, अपने पानी के टंकी में 2-4 क्लोरीन का टैबलेट ही डाल देते हैं, जिसके वजह से पानी पूरा साफ होता रहता है लगातार, है ना। हाँ बिल्कुल, और ब्लीचिंग पाउडर भी डाल देते हैं कई बार तो लोग। क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन दी वाटर। तो बेसिकली क्लोरीन टैबलेट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सब क्या करता है, पानी में मौजूद बैक्टीरिया जर्म्स जो भी है बेसिकली उसको मारने का काम करता है, ठीक है। वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर देन स्पेसिफाइड। वही बात है जो हमने कहा आपको अभी कि क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए पानी को साफ करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं तो फिर इसका फ़ायदे के जगह पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। ये हमारा तरीका हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, मतलब हम लोग पानी को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। Laws for industries should be strictly implemented so that polluted water is not discharged directly into the rivers or lakes। देखो, हर इंडस्ट्री को ना ये निर्देश दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आप अपना पानी पूरी तरीके से जब तक फैक्ट्री में साफ नहीं करेंगे तब तक आपको नदी नाले में पानी बहाना नहीं है, ये बिल्कुल नियम रहता है। लेकिन कई सारे फैक्ट्री वाले लोग, इंडस्ट्री वाले लोग इसको नकार देते हैं, ऐसे हंसी मजाक में पार कर देते हैं और पानी को बिना डिस्चार्ज किए, मतलब कि बिना साफ सफाई किए नदी नाले में पानी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका होता है, सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को रेगुलरली चेक करना चाहिए हर इंडस्ट्री जा जाके कि आखिर ये हमारे नियम कानून का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो सजा दीजिए, कर रहा है तो और अच्छी बात है भाई, हमारे लिए अच्छा बात है। तो बेसिकली हर इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अपने नदी नाले में पानी बहाने से पहले उसको पूरी तरीके से
ट्रीट करना चाहिए, साफ सफाई कर लेना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब हो गया एक ऐसा सेटअप जिसमें कि गंदा पानी क्या हो सकता है, पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो सकता है। और ये हम लोग अपने घरों में नहीं कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री में होता है बड़े लेवल पे, इसमें खर्चा बहुत आता है, इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्री वाले लोग करना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, जैसे जिसमें कि लाखों लाख करोड़ रुपए का खर्चा लग रहा है, तो भाई उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ लगाने में और क्या जा रहा है आपको, वो लोग करते हैं बेसिकली। लेकिन जो छोटे मोटे इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं ना, नकार देते हैं इसको, ऐसे ही नहीं करना चाहिए ऐसा। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ठोस कानून बनाना चाहिए और पालन करवाना चाहिए बहुत ही सख्ती से। उसका वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड डू नॉट वेस्ट इट। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसमें यदि किसी का है तो आम आदमी का है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वाटर के प्रति हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और हमको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स है ये, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, ठीक ना। आगे, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्रा। यानी कि रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल ये हमारा क्या होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। मंत्र का मतलब हो गया कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक ना। जैसे रीयूज का मतलब क्या हो गया, एक ही पानी को दोबारा इस्तेमाल करो। अब सवाल है कि सर एक ही पानी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं हम, जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए आप कि जिस पानी से आपने साइकिल को धोया, क्या उसी पानी से बाइक को नहीं धोया जा सकता है? बिल्कुल धो सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है ऐसा, है ना। लेकिन करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सॉरी माई मिस्टेक। रिड्यूस का तो अलग ही बात हो गया। रिड्यूस का मतलब हो गया कम इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है उतना। रिड्यूस का मतलब ये हुआ। और रीयूज का मतलब होगा दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि साइकिल वाला पानी बाइक में इस्तेमाल कर लो, है ना। तो रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज मतलब बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, और रिसाइकल का मतलब हो गया कि जो पानी गंदा हो गया उसको दोबारा प्यूरीफाई करके दोबारा पियो, दोबारा इस्तेमाल करो, ये हो गया हमारा रिसाइकल। तो ये हमारा बेसिकली मंत्र होना चाहिए, मतलब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आगे, वी कैन थिंक ऑफ करेक्टिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों को हमेशा क्रिएटिव आइडिया पे काम करना चाहिए। क्रिएटिव आइडिया पे काम करने का मतलब है कि लगातार ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में खोज करना चाहिए जिसके वजह से हमारा पानी कम से कम इस्तेमाल हो और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, है ना। ऐसा ऐसा हम लोगों को काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब कि जो पानी हम लोग जिस पानी से सब्जी साग फल फूल को धोते हैं, क्या वही पानी गार्डन में पानी देने के काम में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमने आलू धोया, प्याज धोया, कद्दू धोया हमने, है ना, ये सब चीज़ हमने धोया, तो क्या उस पानी का दोबारा गार्डन में यदि हम लोग डाल देंगे तो क्या कुछ हानि होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत ठीक रहेगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पानी का रीयूज कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीका है। इस तरीके से मतलब ये कुछ ऐसे तौर तरीके थे जिसके वजह से हम लोग खुद अपना जिम्मेदारी समझ पाएंगे और अपना काम अपने से कर पाएंगे, और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आने वाले समय में इसका कुछ रिजल्ट खराब हमको देखने को मिलेगा नहीं, है ना। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। सॉरी, चैप्टर तो अब है ही नहीं हमारा, ये लास्ट चैप्टर था हमारे साइंस का, है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्लास 8 का साइंस कंप्लीट होता है। पूरे के पूरे साइंस क्लास 8 का जो हमारा था, कहीं भी किसी चैप्टर में और किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी टॉपिक के साथ और इसी क्लास के साथ हमारे क्लास 8 का पूरा साइंस खत्म होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।